ओके, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 2 लेक्चर्स देखे हैं और 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स कुछ 3D के देखे और कुछ वेक्टर्स के बारे में सीखा। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। बहुत हुआ, मतलब थ्योरीज कुछ ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा-सा क्वेश्चन बना लेते हैं और फिर एक बार थ्योरी में मूव करेंगे, है ना? थ्योरीज है, आज भी थ्योरी होगा। ओके, ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और पहले से आप बेहतर फील कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। काम बहुत है तो काम स्टार्ट किया जाए। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इफ a प्लस बी bisects the angle between a and b, then a and b are, आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब क्या एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। दूसरा ऑप्शन है अनलाइक वेक्टर्स, आप समझते हैं अनलाइक वेक्टर्स। तीसरा है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ओके, एंड चौथा है नन ऑफ दीज। आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा आसान है, ठीक है। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ठीक है, if a plus b bisects the angle between a and b, ठीक है, क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? काम नहीं कर रहा। जल्दी से आंसर बताइए। एक बच्चा आंसर ए दिया है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक बच्चा आंसर सी भी दे रहा है। चलिए थोड़ा सा बात कर लें क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, अगर आप पीछे वाले सारे कंसेप्ट को समझे होंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगा। ध्यान देते हैं वन बाय वन, ठीक है। आंसर या तो ए है या तो सी है ना? आंसर यहीं पर आ रहा है, ए या सी में। मतलब आप नन ऑफ दिस की तरफ नहीं गए हैं। और अनलाइक वेक्टर्स आप समझते हैं कि वेक्टर पैरेलल होगा बट डायरेक्शन अलग होगा, तो आप इसमें भी नहीं गए। अनलाइक वेक्टर तो हम लोग समझते हैं। अब देखिए, a प्लस बी बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ऐसा ऐसे आपको पता है कि अगर मान लीजिए वेक्टर a है, समझिएगा, और ये वाला वेक्टर मान लीजिए कि b है, ठीक है, a और b, और इसके हेल्प से अगर हम पैरेललोग्राम बनाएं, सुनिएगा, अगर एक पैरेललोग्राम हम बना दें तो ये भी b होगा, और यहां से जब मिलाते हैं तो ये a प्लस बी होता है। समझते हैं एकदम? समझते हैं? a प्लस बी बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन a एंड b। तो a और b के बीच में जो एंगल है उसको ये बाइसेक्ट कर रहा है। ऐसे हमको पता है कि a प्लस बी क्या होता है, आपको पैरेललोग्राम का एक डायगोनल होता है। तो एक आइडिया तो हमको मिल गया है कि ये भाई डायगोनल है। a प्लस बी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन a एंड b, देन a एंड b आर व्हाट? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है या इक्वल इन मैग्नीट्यूड? देखिए, एक बात आप समझिएगा, ये दोनों साइड तो बराबर नहीं है पैरेललोग्राम में, तो लेकिन फिर भी डायगोनल क्या होता है? a प्लस बी होता है। लेकिन यहां पे लिखा है a प्लस बी बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल नहीं बोला है, बाइसेक्ट बोला है। बाइसेक्ट कब करता है? बाइसेक्ट सिर्फ दो केस में कर सकता है। अगर ये आपका रोम्बस हो जाए, देखिए, ये आपका अगर रोम्बस हो जाए, ठीक है, और ये जो a प्लस बी बन रहा है, तो ये a प्लस बी इसको बाइसेक्ट कर देगा। वो तब पॉसिबल है जब आपका ये वाला
मैग्नीट्यूड के सेंस में इक्वल हो जाए, डायरेक्शन तो अलग है, मैग्नीट्यूड के सेंस में इक्वल हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज कब है, दो जगह हो सकता है। अगर ये स्क्वायर का भी फॉर्म अगर होता तो भी ये क्या करता, बाइसेक्ट करता। तो a प्लस बी बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन a एंड b, a प्लस बी bisects the angle between a and b, then a and b are what? तो अगर स्क्वायर होता तो a और b आपस में क्या होता, परपेंडिकुलर होता, ठीक है, ओके, अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। मेरे हिसाब से दोनों केस ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन हम अगर एक ऑप्शन होगा तो हम जाएंगे इसके साथ। अब बोलेगा वो क्यों, वो इसलिए हम जा रहे हैं इसके साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी बाइसेक्ट अगर करेगा ए और बी को, ए प्लस बी बाइसेक्ट करेगा ए और बी को, तो ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो होता है वो तो आपको रेक्टेंगल में भी होता है, ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपको रेक्टेंगल में भी होता है, और उस केस में ये बाइसेक्ट नहीं करेगा, ये अलग अलग एंगल होगा, ये बाइसेक्ट नहीं करेगा। तो अगर एक आंसर के साथ जाना है तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर स्क्वायर वाला केस भी होगा तब भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, और रोम्बस वाला केस होगा तब भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। मतलब एक बात तो पक्का है कि अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो या तो रोम्बस या तो स्क्वायर बनेगा, और दोनों केस में आपको ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा। इस केस में थोड़ा सा पंगा है, अगर स्क्वायर है तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अगर यही यही चीज तो आपको रेक्टेंगल में भी हो जाता है, तो इसलिए इस ऑप्शन को हम छोड़ के जा रहे हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। क्लियर है कंसेप्ट, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है कंसेप्ट को लेके। क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन। देखिए छोटा छोटा कंसेप्ट है, बस आपको समझना है। देखिए डायगोनल तो होता है ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पे बाइसेक्ट वर्ड यूज कर दिया, मतलब ये इसको बराबर एंगल में बांटेगा। ये तभी पॉसिबल है जब स्क्वायर या रोम्बस हो। स्क्वायर रोम्बस वाले केस में क्या है कि आपको मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, स्क्वायर के केस में इक्वल होगा, लेकिन हम इसके साथ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला घटना यहाँ भी घट सकता है कि आपस में ये दोनों परपेंडिकुलर हो और मैग्नीट्यूड अलग हो जाए, तो इसलिए उसको छोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सब फंडामेंटल है, ये सब कोई कॉम्पिटिशन्स का पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग फंडामेंटल वेक्टर्स को समझ रहे हैं कि आगे हम वेक्टर्स और 3D को समझें। अगला क्वेश्चन है, वेक्टर में जो परेशानी है शुरुआत में 2-3 क्लास, एक बार शुरू के 2-3 क्लास आप समझ जाते हैं, फिर वैसा कोई परेशानी नहीं है। इफ द if the position vectors of the of vertices of a triangle B, 6i plus 4j minus 5k and 4i plus 5j plus 6k and 5i plus 6j plus 4k, then the triangle is आपसे पूछा कि तब ट्रायंगल क्या होगा। ऑप्शन है क्या वो राइट एंगल हो जाएगा ट्रायंगल, या आइसोसेलेस की तरफ जाएगा ये, या फिर तीन ही ऑप्शन है, इक्विलेटरल जाएगा। इजी है, जल्दी से आंसर करें।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ पोजीशन वेक्टर आप समझते हैं, पहले हम पोजीशन वेक्टर आपको समझाते हैं। ऐसा आप जानते हैं, हम कोई पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे, लोकलाइज पॉइंट। तो ये जो हम लिखते हैं ना, कुछ भी लिख दें, जैसे हम लिख देते हैं, सपोज करिए कि x1 y1 z1, तो ये जो आप लिखे हो ना, ये जो ओपी, देखिए वेक्टर को कभी भी इसी फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया, पॉइंट का मतलब यही होता है कि उसका एक एक्सिमिटिस जो है, फिर आपको पोजीशन वेक्टर का मतलब यही होता है कि उसका एक एक्सिमिटिस जो होगा वो आपका ओरिजिन हो जाएगा, यानी कि OP इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k, मतलब यही होता है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या बोलता है, इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल बी, देखिए आप कुछ नहीं करो, आप समझ लो, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ओके, जिसका ये वाला पॉइंट दे दे रहा है 6 4 और -5, और ये पॉइंट आपको दे दे रहा है 4 5 और 6, और ये पॉइंट आपको दे रहा है 5 6 4। अगर आप इसको A मान लें, इसको B मान लें, ये C मान लें, समझिएगा, और यहाँ कहीं पे एक 3D होगा, बेसिस बात समझिए आप। तो व्हाट इज द OA, ठीक है। और हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं 3D को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं कि 3D आपको अच्छे से समझ में आए। OA का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मतलब है, अगर ये पॉइंट है, इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल बी, अब इस पॉइंट का क्या पोजीशन होगा, ऑब्वियसली OA होगा। दिस इक्वल टू 6i प्लस 4j माइनस 5k। OA का मतलब आप समझ रहे हैं क्या निकाल रहे हैं, समझिएगा बात को। OA का मतलब आपका ये हुआ, जो ब्लू ब्लू दिख रहा है। OB क्या हो जाएगा, OB आपके पास हो जाएगा, OB आपके पास आ गया 4i प्लस 5j प्लस 6k, और OC क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा आपके पास 5i प्लस 6j प्लस 4k। ये हो गया। देखिए, if the position vectors of the vertices of a triangle भी इतना इतना इतना, then the triangle is what? देखिए जब ट्रायंगल को अगर आपको जानना है ना, तो आपको ये जानना होगा कि AB क्या होगा, BC क्या होगा, और सॉरी AB BC और AC क्या होगा या CA क्या होगा। ट्रायंगल जानना होगा तो आपको ये वाला वेक्टर जानना होगा, ये साइड जानना होगा। तो यहां से आप AB निकाल लो, AB का मतलब कितना हो जाएगा, OB माइनस OA। समझाने के लिए कोई दिक्कत है इसमें? OB माइनस OA का मतलब यहीं से घटा दो, OB से OA को घटा दो, 4i से माइनस 6i माइनस 2i, 5j से 4j प्लस j, एंड 6k प्लस 5k यानी कि 11k। दिस इज द AB, चेक कर लो, ठीक है। एंड सिमिलरली आप BC निकाल लो, BC का मतलब कितना हो जाएगा, OC माइनस OB। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? BC का मतलब क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। OC माइनस OB कैसे करोगे, 5i से 4i जाएगा तो i, 6 से 5j फिर i, और 4k से माइनस 6k, तो ये हो जाएगा माइनस 2k। ठीक है, ये निकल गया BC। अब आप क्या करोगे, एक काम करो ना, ये AB है ना, ये AB को दिखा रहा है, वेक्टर AB हम लोग को पता चल गया, तो अगर इसका हम मॉड ले लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, पता चलेगा ना। तो आप मॉड ऑफ AB पता कर लो, मॉड ऑफ BC पता कर लो, देख लो इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो आइसोसेलेस या इक्विलैटरल तो हो ही जाएगा। आई थिंक डाटा में कुछ गड़बड़ लग रहा है हम लोगों को, इक्वल तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 11 दिख गया, बहुत बड़ा है, तो गड़बड़ दिख रहा है कोई डाटा में हमको। क्या कुछ निकल के आ रहा है इससे, मुझे लग रहा है डाटा में कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ किए हैं, यहाँ कोई डाटा में गड़बड़ी है, ठीक है। -5k प्लस 6k गड़बड़ है, खैर ठीक है। मोरलेस चीज समझने का, डाटा में कुछ गड़बड़ी है, समझ लेते हैं खाली बात को कि कहानी क्या है इसके अंदर। कहानी बस इतना ही है कि आप ये साइड, मतलब ये वेक्टर आप पता कर लो, ये वेक्टर पता कर लो, और ये वेक्टर पता कर लो। उसके बाद अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है।
जब -5 की जगह +5 होगा, वर्सल का कहना है -5 की जगह, हाँ, नहीं इनका कहना है कि ये +5 ले लो, ये वाला। अब लगता है हो जाना चाहिए। OB माइनस OA में 6K 5K यानी कि K हो जाएगा। हाँ, अब सही है, अब हो जाएगा। ठीक है, देखो अब अगर आप मॉड लेते हो ना, अब यहाँ पे अगर आप मॉड AB लोगे, जानते हो रिजल्ट कितना आएगा? 4 और एक 5 एक 6 √6। ध्यान से देखो, अगर इसी तरह से आप मॉड BC ले लोगे, यहाँ से मॉड लोगे तो 4 एक 5 एक 6, ये भी √6। एंड सिमिलरली अगर आप CA निकालते हो तो ये भी आपको √6 ही आएगा। इसका मतलब कि ये तीनों इक्वल आ रहा है। CA देख लेते हैं ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। CA ले लो आप, CA हो जाएगा OA माइनस OC। OA माइनस OC में आ रही है, OA माइनस OC में यहाँ से I 4J से यहाँ पे -2J और 5K से यानी कि K देखो। ठीक है, आप इसका भी अगर मॉड लोगे तो ये भी आपको √6 देगा। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये जो ट्रायंगल 3 इससे बना है, जो साइड से या वेक्टर से बना है, इसका ये मैग्नीट्यूड तीनों का बराबर आ रहा है। इसका मतलब राइट आंसर होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। आसान है ना? देखिए एक बात दिमाग में डाल लीजिएगा, पोजीशन वेक्टर से कोई काम नहीं होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, पोजीशन वेक्टर से कोई काम नहीं होता है, आपको वेक्टर पता करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन था वो पोजीशन वेक्टर था, इसलिए मुझे पहले वेक्टर पता करना पड़ा। एक बार जब वेक्टर पता चल गया तो हम लोगों को ये ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा था, आइसोसेलेस इक्विलैटरल ये सब दिख रहा था, तो हम ये सोचे कि इसका मैग्नीट्यूड पता करते हैं। मैग्नीट्यूड पता किया तो देखिए इक्वल होते गया तीनों, तो इसका मतलब इक्विलैटरल। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और आसान क्वेश्चन मिटाते हैं इसको। बन रहा है ना क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 3 में। चलिए क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लिखिएगा। इफ मॉड A इज इक्वल टू 3, if mod A is equal to 3, mod B is equal to 4 and A plus B mod में है 5, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए A माइनस B क्या होगा। सवाल ये कि A माइनस B क्या होगा। मॉड A 3 है, मॉड B 4 है और मॉड A प्लस B 5 है। तो व्हाट इज मॉड A माइनस B? हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, कहानी क्या बनता है इसमें, 5। ठीक है, आंसर आने लगा 5 5 5। आपको याद होगा जब हम लोग पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे, तो पैरेललोग्राम में जब पढ़ रहे थे तो ध्यान नोटिस किए होंगे आप लोग कि अगर ये A है, ये B है, ठीक है, तो ये वाला A प्लस B हो गया था, याद होगा आपको। और इस तरफ वाला जो था, ठीक है, ये वाला जो पार्ट था वो A माइनस B हुआ था, याद है? ठीक है, ओके, तो ये आपका A माइनस B आया था। लेकिन ध्यान दीजिए ये आपको कुछ बता रहा है, मॉड A 3 4 और 5। देखिए 3 4 5 बहुत पहचाना हुआ नंबर है, ये कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल को शो कर रहा है। ध्यान देगा, राइट एंगल ट्रायंगल को ये शो कर रहा है। स्टार्ट हो गया, तब से नहीं हो रहा था। देखिए इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल का मामला है। इससे एक बात समझ में आ गया कि ये जो मामला है, अगर मान लिए आपके पास ये, आपको सपोज करिए, ठीक है, ये मान ली 3 है, ये मान ली 4 है, या ये 4 है, ये 3 है, तो ऑफकोर्स ये 5 होगा। देखिए ये
पक्का है कि ये आपका डायगोनल है, समझिएगा, ठीक है, और ये वाला भी डायगोनल है, लेकिन ये कहीं पे मेंशन नहीं है कि ये दोनों बराबर होगा। ये बराबर इसलिए हुआ कि अगर ये रेक्टेंगल होगा, यहां से पता चल गया कि आपस में परपेंडिकुलर है, ये बात पता चल चुका है। तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो हम लोगों को पता है कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो आपको डायगोनल होता है वो इक्वल होता है, और ये मुझे पता है कि ये अगर a प्लस बी है तो ये a माइनस बी। तो अगर इसका रिजल्ट मान ली 5 आ रहा है तो ऑफकोर्स उसका भी 5 आएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 5। देखिए कोई चीज जबरदस्ती नहीं है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती है, इनमें रिलेशन साफ दिख रहा था ए बी और a प्लस बी में कि भाई अगर ये a है ये b है तो ऑफकोर्स आपको ये a प्लस बी होगा, अगर ये a प्लस बी है तो ये a माइनस बी होगा। लेकिन ये कोई कंसेप्ट नहीं था कि आपको पैरेललोग्राम में ये बराबर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या हुआ, फिर दिखा कि यार ये तो 3 4 5 है, इसका मतलब कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का अगर ये डायगोनल 5 दिखा रहा है तो अगला भी 5 ही होगा, और ये तो हम पक्का पता है कि अगर ये a प्लस बी है तो ये a माइनस बी होगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन में आता है। देखिए पीछे जो थ्योरी पढ़े हैं बेसिकली वही सब पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, और देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। सपोज करिए कि क्वेश्चन लिखिए आप, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ triangle ABC, if 2AC is equal to 3CB, then बताइए आप कि then 2OA plus 3OB equals, कुछ ऑप्शंस आपको दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 5OC, दूसरा ऑप्शन है -OC, तीसरा ऑप्शन है OC, एंड चौथा है नन ऑफ दीज। ट्राई दिस वन। बनेगा? देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, किसी ट्रेंगल का बात ये लोग कर रहे हैं। इन ट्रेंगल एबीसी, if 2AC is equal to 3CB, देन आपको बताना है कि 2OA plus 3OB इक्वल्स क्या होगा। आप लिख सकते हैं वेयर O is origin, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है वहां पे, लेकिन यहाँ पे यूज है इसलिए हम बोले कि आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन में आते हैं, ये है आपके पास 2AC इज इक्वल टू 3CB। हम अच्छा अभी क्या है, अगर ये ट्रेंगल है, बात समझिएगा, अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो हो सकता है कि इसको हम लोग ऐसे OA, OB और OC के फॉर्म में लिख सकते थे। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, यहां से देखिए, यहां से समझ में आ रहा है लिखने के। तो AC को आप क्या लिख सकते थे, देख रहे हैं आप, ये ऐसे, अगर आप इसको O ले लें तो इसको आप लिख सकते थे OC माइनस OA। तब ये ध्यान रखिए, अगर AB है ना तो उसको OB माइनस OA, ठीक है, AD है तो OD माइनस OA, MP है तो OP माइनस OM, क्योंकि बार बार ज्योमेट्री से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एंड दिस इक्वल टू 3, व्हाट इज द CB? CB इज OB माइनस OC, मल्टीप्लाई कर दो, 2OC माइनस 2OA, 3OB माइनस 3OC, इसको इधर ले आओ 5OC, और इसको इधर ले आओ
2OA प्लस 3OB, और शायद हम लोग को यही पूछा है कि ये क्या होगा, तो 5OC होगा। आसान है। फंडामेंटल समझ जाते हैं फिर दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल नहीं समझते हैं तो उसके बाद ही प्रॉब्लम है। चलिए आंसर आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। टफ था अभी तक कोई भी क्वेश्चन? आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सपोज क्वेश्चन है, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो सोच कर आंसर दीजिएगा। इफ AO प्लस OB इज इक्वल टू BO प्लस OC, बताइएगा देन ABC फॉर्म क्या करेगा? ऑप्शन है पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा ऑप्शन आपके पास है राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा आपके पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड चौथा आपके पास है लाइन। बताइए क्या सही है? ओ जहां पे मेंशन है ना, ओ जहां पे मेंशन है वो ओरिजिन है, मतलब ठीक है। आंसर आने लगा है, तो कुछ लोगों ने आंसर देना चालू कर दिया है। शायद ये लगता है कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन आ गया आपके पास, नहीं? आंसर तो आया है लेकिन उम्मीद से परे आंसर आ रहा है। कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, मतलब इतना पढ़ाने के बाद आंसर कॉमन थोड़ा सा आना चाहिए। अच्छा, एक का डी भी आया है, लीजिए एक आंसर, तीन आंसर आ चुका है, ACD। देखो कोई बी भी बोल ही दो, किसी एक का तो सही होगा। हम वेट करेंगे, तीन लोगों ने आंसर दिया है, तीन डिफरेंट आंसर है ACD। जल्दी जल्दी जल्दी, बना नहीं रहे हो आप लोग? आदित्य का कहना है कि सी होगा, और वत्सल का कहना है सी होगा, संगम का कहना है सी होगा। काफी लोगों ने सी आंसर दे दिया है। चलिए एक और चीज हम आपको सिखा दें, ऐसे जानते हैं आप, फिर भी देख लीजिए सॉल्यूशन वाइज। AO प्लस OB इज इक्वल टू BO प्लस OC। देखिए जब ये दोनों चीज सेम होता है ना, ध्यान दीजिएगा, होता है, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू AB। काम आएगा बहुत जगह पे कैलकुलेशन में। और यहाँ पे भी देखो ये O कॉमन है दोनों में, तो न पास पास में अगर कॉमन है तो आप इसको BC लिख सकते हो। क्या लगता है क्या आंसर होगा? देन ABC फॉर्म क्या है? हम फिर से रुकेंगे थोड़ा सा, बताइए जल्दी, आप तो बता दीजिए। AB इज इक्वल टू BC क्या है? शैली ने अपना आंसर बदल लिया, आदित्य राय का कहना है कि सी होगा। क्वेश्चन देने टाइम हम एक बात बोले थे, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ लोगों ने आंसर्स को बदला है, डी बोला है, कुछ लोग डी के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं, मैक्सिमम सी या डी ही है। चलिए हम बात करते हैं, राइट आंसर है इसका, वत्सल ने अपना आंसर बदल लिया, ठीक है, सी के साथ के बाद डी है, राइट आंसर डी है। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा, ये वेक्टर है बाबू, दो वेक्टर इक्वल कब हो सकता है? जब मैग्नीट्यूड उसका बराबर हो और डायरेक्शन भी एक हो। मैग्नीट्यूड बराबर हो तो आप लोग सिर्फ ध्यान मैग्नीट्यूड पे दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दे रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पे कि ए बी BC के बराबर है, तो आप भूल गए कि ये वेक्टर है, भूल गए, खेल गया आपके आपके साथ क्वेश्चन, ठीक है, हम नहीं, क्वेश्चन खेला है ना, ये वेक्टर है,
तो दो वेक्टर इक्वल कब होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो, एक ही तरफ डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो मैग्नीट्यूड बराबर होने के बेस पे आप आइसोसेलेस में मूव कर गए, लेकिन भूल गए कि डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए, एक ही तरफ डायरेक्शन होना चाहिए, तभी वो होगा, इक्वल होगा। तो उसके बेस पर अगर आप आइएगा तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, ये क्या बन जाएगा, लाइन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा। तो राइट आंसर होगा डी। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था ना। मतलब आप भूल गए वेक्टर है, आप ए बी इक्वल टू बी सी के कंसेप्ट से चले, और शायद क्वेश्चन ही इसलिए दिया गया था कि आप वही करिए। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। ठीक ठाक लगा होगा क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन है, लिखिएगा 5 फोर्सेस, लिखिएगा 5 फोर्सेस ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ act at the vertex A of a regular hexagon A B C D F, A B C D E F. Prove that the resultant is a force 6 AO, where O is the centroid of the hexagon. Centroid of the hexagon. Okay, try this one. रेगुलर हेक्सागन है ना, ध्यान देंगे, रेगुलर हेक्सागन में साइड सब मैग्नीट्यूड केसेस में बराबर हो जाता है। 5 forces AB, AC, AD, AE, F act at the vertex A of a regular hexagon ABCD. Prove that their resultant is a force 6 AO, where O is the centroid of the hexagon. ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है हो जाएगा? क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। 5 फोर्सेस AB, AC, AD, AE, AF act at the vertex A. देखिए, एक रेगुलर हेक्सागन बना दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं है। ठीक है, चलिए, मान लीजिए ए है, A B C D E F, 5 फोर्सेस AB, ACB की तरफ, थोड़ा कलर यूज होगा इस बार। ठीक है,
5 फोर्सेस देखिए, पहले हो गया ए बी, ए बी, देन ए सी, दिस इज द ए सी, AD, this is a AD, okay, AE, ठीक है, और AF act at the vertex से, ठीक है, of a regular hexagon ABCD. Prove that the resultant is a force 6AO. मतलब इनका कहना है कि प्रूव करें कि AB, ध्यान देगा, AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE एंड प्लस AF का जो रिजल्ट है, प्रूफ करना है कि ये रिजल्ट 6AO होना चाहिए, where O is the centroid of a hexagon. हेक्सागन का सेंट्रोइड कौन सा होगा? द मिडिल. मिला दीजिए इसको. तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला सेंट्रोइड. मतलब सिंपल से बात है ना कि अगर मान लीजिए हेक्सागन है ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो अगर मान लीजिए आप इसको मिला दें, इसको मिला दें, इसको मिला दें, तो ये वाला जो पॉइंट आता है ना, दिस इज सेंट्रोइड. और देखिए बराबर आपको 6 इक्वेटोरियल ट्रायंगल बनाएगा इस केस के लिए. हेक्सागन है और ये सब सारा 60 डिग्री होगा. हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये कंसेप्ट में काम आए. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है ना, ये आपका सेंट्रोइड है, ये वाला पॉइंट. इसे हम सिर्फ एक ही खींचे. देखिए यहाँ पे एक ये वाला हम खींच दिए हैं और ये तो हमारे पास एडी है ही पहले से, तो ये वाला जो है वो सेंट्रोइड वाला पार्ट है. अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि एडी जो है, ध्यान से देखिएगा, एडी एडी आपको क्या लग रहा है? ये आप देखते हैं, एडी आपको लग रहा है 2AO लग रहा है, और ये सब बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा. मतलब ये सब इक्विलेटरल है ना, तो ये मैग्नीट्यूड के सेंस से तो ये सब बराबर होगा ना. इक्विलेटरल जब हम बोल दिए तो भाई ये सब तो, ये सब साइड जो सब दिख रहा है वो सब तो बराबर साइड है. तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला तो बराबर होगा. तो एडी को लिख सकते थे एओ प्लस, देखो ना, एडी को हम लिख सकते थे एओ प्लस ओडी, और आप लिख सकते थे ओडी को लिख सकते हो आप एओ लिख सकते हैं ना. डायरेक्शन भी देखो ना वही है, डायरेक्शन भी वही है, अब मैग्नीट्यूड बराबर ही है. और मालूम है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो. तो एडी हो गया 2AO. अब देखो तो नोटिस करोगे ए बी, और ए बी यहां से ले लो और ए एफ यहां से ले लो. देखो ध्यान से देखोगे, अच्छा ये ए एफ को यहां से देखो, ए बी और ए एफ हम ले रहे हैं, मतलब इसको ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं. क्यों? देखते हैं इससे फायदा क्या होगा. अच्छा, ए एफ को आप ये लिख सकते थे, ध्यान से देखो तो, ए एफ को आप बीओ लिख सकते हो, पैराग्राम. तो यानी कि आप इस ए बी को तो वैसे ही छोड़ दो, और इस ए एफ को देखो, डायरेक्शन आपको इधर ही दिखा रहे हैं, बीओ. तो आपको कुछ ऐसा फील आ रहा है कि ए बी प्लस बीओ आपका एओ हो जाएगा. देख लो, ए बी प्लस बीओ इज इक्वल टू एओ. अब कौन बचा? AC प्लस AE. ठीक है,
चलो देखते हैं इसको, इसके कलर अलग अलग कर दिए, दिक्कत नहीं हो। AC प्लस AE आते हैं हम लोग, AC प्लस AE, AC यहाँ है, ठीक है, और AE आपके पास यहाँ है, ठीक है। देखते हैं, ध्यान से देखोगे, AC और AE, AC को आप लिख सकते थे AB प्लस BC, और AE को आप लिख सकते थे, AE को AF प्लस FE। देखो तो आप फिर अब क्या कर सकते हैं, देखो AB और AF, AB और AF, देखो ये वाला है AB और AF, AB प्लस B होगा, फिर AO हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलके आपको AO दे देगा। देगा, देखिए एकदम आराम, एकदम यहाँ पे करके रखा हुआ है, ठीक है। आपको ये AC बोला था और AE बोला था, तो यहाँ से तो कुछ कर नहीं पाते, तो इसको हम लोग इसके में तोड़ दिए, इसको इसके में तोड़ दिए, ये दोनों जब मिलेगा तो इसके बदले ये लिख सकते, ये दोनों मिलेगा तो AO हो जाएगा। अब आते हैं BC, BC कहाँ है, BC है, ध्यान से देखोगे, अच्छा BC जो है वो AO हो सकता है, देखो तो ये जो BC आपको दिख रहा है, BC वो AO हो सकता है, FE आते हैं, अच्छा ये FE भी पैरेलल है इसके, तो ये FE भी AO हो सकता है, और दिस इक्वल टू 3 AO हो जाएगा, तो ये 2 ठो AO, ये 3 ठो और ये 1 ठो मिलके 6 AO हो सकता है। आप इससे अलग भी सोच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट टफ तो नहीं था। आप एक आध बार खुद से करिएगा तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप लोग डॉट प्रोडक्ट का वेट कर रहे होंगे, स्टार्ट हो जाएगा, मिटाते हैं इसको। बहुत वेटेज रखता है ये टॉपिक, बोर्ड्स में भी कंपटीशन में भी, तो कंसेप्ट बहुत क्लियर करके जाइए तो बेहतर होगा। मिटा देते हैं इसको, समझ में तो आ ही क्या होगा, और थोड़ा सा खुद से ट्राई करिएगा। कोशिश की है कि ऐसे देख रहे हैं, 2 ब्लू बनाए, मतलब ब्लू को साथ लिए, ग्रीन को साथ लिए, रेड को अकेले लिए, एक एक पार्ट को समझाए हैं हम आपको अलग अलग करके, AD को यहाँ करके दिखाएं, AB प्लस AF को यहाँ करके दिखाएं, और AC प्लस AE ग्रीन वाला को यहाँ करके दिखाएं, तो आपको समझ में आया कि इनका जो रिजल्टेंट है वो आपका 6 AO आ रहा है। चलिए बताते हैं, एक आध क्वेश्चन और करके फिर नेक्स्ट थ्योरी में जाएंगे। लास्ट जो तो हम लोग क्वेश्चन नहीं किए थे, क्वेश्चन है, लिखिएगा, ABCDE is pentagon. Prove that the resultant of forces AB, AE, BC, DC, ED and AC is 3AC. This is a question. देखिए यहाँ पे पेंटागन के बारे में कहीं पर नहीं लिखा है कि रेगुलर, देखिए ये जो रेगुलर होता है वो लिखता है लोग, ठीक है, तो मतलब जो पेंटागन का जो साइड है ना वो बराबर नहीं है। जैसे रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या हुआ कि जो रेगुलर हेक्सागन में जो साइड है वो बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ।
समझिएगा बात को, है ना। ABCD is pentagon proves that the resultant of force is कौन सा, AB plus AE plus BC plus DC plus ED plus AC is 3AC। ओके ठीक है, यहां तक चलिए। एक पेंटागन हम बना देते हैं आपके लिए। पेंटागन मतलब कुछ ऐसा नहीं बोला है, किसी भी तरह का पेंटागन हो सकता है, जरूरी नहीं है, वैसे और खराब टाइप का बनाते हैं, फील आना चाहिए, ये रेगुलर नहीं है, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे करना है। ए बी, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ए बी, ए से बी की तरफ, ए से ई की तरफ, देखो इसके हिसाब से जा रहे हैं। बी का, बी से सी की तरफ, डी से सी की तरफ, ओके, ई से डी की तरफ और ए से सी की तरफ। तो 3AC प्रूफ करना है, आई थिंक हो जाएगा आसानी से प्रूफ। ध्यान से देखो, तो कुछ खास दिक्कत नहीं लग रहा है। 3AC कर रहे हैं तो इसको तो छेड़ेंगे नहीं हम लोग, इसको तो छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, AB प्लस BC कहीं पर है, AB प्लस BC, देखो मिलके कितना बन जाएगा, AC बन जाएगा। एकदम साफ दिख रहा है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है। अब आते हैं जो बच गया 3, उसको लेते हैं। देखिए वो 3 लेते हैं, AE प्लस DC प्लस ED। मेरे को एक चीज दिख रहा है, अब भले फिगर विगर छोड़ दो, लेकिन मेरे को कुछ और भी दिखने लगा। AE और ED को एक साथ कर लो बिना फिगर के, E और E एक जैसा दिख रहा है, तो इसको AD लिख सकते थे। D और D एक जैसा दिख रहा है, तो इसको AC लिख सकते थे। तो ये एक AC दिया तीनों मिलके, ये दोनों मिलके एक AC दिया और एक AC ये वाला है, तो राइट आंसर कितना हो गया, 3AC होगा। आई थिंक क्लियर, वो टफ था। ओके तो कुछ आगे कुछ और थ्योरीज में हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई बच्चे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का वेट कर रहे हैं तो आज डॉट प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा। तो मतलब कुछ लोगों को है कि डॉट प्रोडक्ट पढ़ने के लिए आए, तो वो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो जिनको रिमूव करना है क्लास कर सकते हैं अभी, क्योंकि इस उम्मीद में मत बैठिए कि अच्छा बोलने के साथ किया बच्चा, ठीक है चलिए सही है। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, हम लोग जो इतना जो भी मेहनत कर रहे हैं वो सब आगे के लिए है। वेक्टर्स में भी आपको एक समझ आएगा, जब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ाएंगे तो कोशिश करिएगा पीछे वाला रिवीजन कर लीजिए, इजी होगा बात को समझने में, ठीक है। ऐसे तो हर चीज हम वहां भी समझाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं हम लोग, ओके। घबराइए मत, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब लोग स्केलर टेबल पढ़ाएंगे, टेट्राहेड्रन पढ़ाएंगे, तो वो सब में हम पहले ही क्लियर कर देंगे कि ये सभी के लिए नहीं है, इसके लिए चिंता दम नहीं करिए, ओके। इसका जितना भी फायदा है सब आपको 3D में मिलने जा रहा है। आप देखिए डायरेक्शन रेशियो समझ गए, डायरेक्शन कोसाइन समझ गए, यूनिट वेक्टर समझ गए, बहुत सारी चीज आप समझ चुके हैं यहीं पर, तो वहां पे एक स्पीड रहेगा। चलिए हम एक छोटे से कंसेप्ट और बात करते हैं। कंसेप्ट है सेक्शन फार्मूला, लिखिएगा, नाम सुने आप लोग पहले भी, सेक्शन फार्मूला, टॉपिक डालिएगा सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला इन स्पेस, सेक्शन फार्मूला इन स्पेस। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसमें एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, या फिर हम 2 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट मान लीजिए हम ए लेते हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर ए, वेक्टर को पॉइंट के फॉर्म में ले सकते हैं, और एक दूसरा पॉइंट हम लेते हैं बी, जिसका पोजीशन वेक्टर बी है।
तो जब अगर आप इस तरह का ले रहे हैं तो एक ओरिजिन भी होगा हमारे पास। तब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि OA जो होगा वो A होगा, क्योंकि वेक्टर को तो आपको एक लाइन के रिस्पेक्ट में दिखाया जाता है ना एट लास्ट। अगर हम पॉइंट वेक्टर बोल भी देते हैं तो उसको मतलब इसका मतलब कि एक एक्सट्रीमिटी जो होगा उसका ओरिजिन होगा, और OB क्या होगा? B होगा। तो इससे एक लाइन बनेगा, डेवलप करेगा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस लाइन पे एक पॉइंट C लेते हैं, समझिएगा। अभी हमारे पास क्या है? OA OB, एक पॉइंट हम C ले रहे हैं जिसका पोजीशन वेक्टर C है। इसका ये मतलब हुआ कि जो OC है ये आपका C होगा। ये पॉइंट आपका कुछ ऐसा है कि जो इसको m/n में बांट रहा है। ठीक है, ये पॉइंट कुछ ऐसा है जो इसको m/n में बांट रहा है। तो आपको C को फाइंड आउट करना है। कैसे करेगा पहले समझ में आया? हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम क्या बोले। हम लोग पहले दो पॉइंट लिए जिसका पोजीशन वेक्टर हमको पता है। एक पॉइंट A है जिसका पोजीशन वेक्टर A है, और दूसरा पॉइंट B है जिसका पोजीशन वेक्टर B है। तो OA को हम A बोल सकते थे, OB को B, और इनसे जो लाइन बनेगा उस लाइन पे कोई कहीं पे एक पॉइंट है C, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर C है, मतलब कि OC = C। तो ये वाला जो पॉइंट है क्या कर रहा है? इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, m/n। तो आपसे पूछा जा रहा है कि C को इन टर्म्स ऑफ A और B क्या लिख सकते हैं? C को ऐसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, MB + NA / M+N लिख सकते थे, लेकिन ये सवाल नहीं किया। देखिए, लिखने को तो हम MB + NA / M+N लिख सकते हैं, लेकिन आखिर ये होगा कैसे वेक्टर के सेंस में? तो देखिए, आप एक चीज नोटिस करिए, ये जो है आपको जो सेगमेंट दिख रहा है, BC और CA सेगमेंट दिख रहा है, ये आपको एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है। आपको BC का जो डायरेक्शन है वही आपका CA का डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम ये चाह रहे थे कि BC और CA को इक्वल कर दें, BC और CA को हम इक्वल कर दें। ओके, अच्छा, ये इक्वल कब होगा? दोनों का डायरेक्शन तो एक ही तरफ है, एक ही डायरेक्शन में है। इक्वल कब होगा? इक्वल तो है नहीं, कुछ रेशियो में बटा हुआ है। तो अगर ऑपोजिट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वल हो जाएगा। ऑपोजिट रेशियो से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, मतलब CA को आप N से मल्टीप्लाई कर दो और BC को आप M से कर दो, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कुछ रेशियो में बटा हुआ है ना। इसका मतलब कि इक्वल तो नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन सेम है, सिर्फ डायरेक्शन सेम है। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। हम करना चाह रहे हैं, ध्यान समझिएगा, हम ये करना चाह रहे हैं कि हम इसको इक्वल वेक्टर बना रहे हैं। इक्वल वेक्टर कब बनेगा? जब मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम कैसे करेंगे? मैग्नीट्यूड सेम करने का तरीका है कि CA की तरफ रेशियो M है, तो इसको N से कर दो मल्टीप्लाई, रिवर्स रेशियो से करो, ये बराबर हो जाएगा। अब क्या है कि मैग्नीट्यूड में भी बराबर हो गया, ठीक है, और डायरेक्शन तो सेम था ही। BC को क्या लिख सकते थे आप? BC को लिख सकते हो OC - OB, और CA को क्या लिख सकते हो? OA - OC। तो OC कितना हो जाएगा? देखो तो OC आपका हो जाएगा C, ठीक है, OC हो जाएगा आपके पास C, OB हो जाएगा आपके पास B, OA आपके पास हो जाएगा O, और ये C। चलिए, इसको लिख सकते थे आप MC - MB NA - NC। इसको उठा के चले, MC + NC = MB + NA। ध्यान देगा, यहां से C को कॉमन खींच लीजिए, M + N = MB + NA। तो व्हाट इज C? C = MB + NA / M + N। आ गया? आया कैसे? वो इंपॉर्टेंट थिंग है। ये देखिए, ये इसके जरिए आया। ऐसे डायरेक्ट तो आप बोल सकते थे कि आपको ये लिखना है,
तो यहाँ से आप कर लीजिए एम बी प्लस एन ए बाई एम प्लस एन, कर सकते थे, लेकिन ये तो डायरेक्ट हुआ, आया कैसे वो जाना जरूरी था। तो हम इस कंसेप्ट को यूज किए कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो अगर इन दोनों को इक्वल वेक्टर हम बना दें तो काम बन जाएगा। इक्वल कैसे बनेगा, रेशियो है इसमें, तो इक्वल तो है नहीं, 1:1 तो है नहीं कि हम इक्वल बोल दें। तो हम लोग क्या किए, ऑपोजिट रेशियो से दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब सीबी को हमने क्या किया, एम से कर दिया, और यहाँ पे जो सी ए है आपको उसको एन से कर दिया। इससे क्या हुआ, दो वेक्टर इक्वल हो गया, दो वेक्टर इक्वल सिर्फ सॉल्व किए, रिजल्ट अपने आप से। सेम प्रोसेस में हम लोग सेक्शन फार्मूला को भी मतलब एक्सटर्नल डिवीजन को भी कर सकते हैं, डिवीजन इंटरनल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ये? एक्सटर्नली भी इसी तरह से निकल जाएगा। कुछ छोटा मोटा फंडामेंटल और करते जाते हैं, जिससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चंस बनाने में। बात को आगे बढ़ाएं। सपोज करिए कि अगर मान लीजिए कोई एक और सेगमेंट है, मान लीजिए ए बी, जिसका एक का पोजीशन वेक्टर ए है और दूसरे का पोजीशन वेक्टर बी है, और आपसे कोई बोल दे कि इसका मीट पॉइंट क्या होगा, तो लिखिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा ए प्लस बी बाई 2। निकालने का वही तरीका, डायरेक्शन सेम है, आप कर सकते हैं एपी इज इक्वल टू पी भी कर सकते हैं और निकल जाएगा, हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, सपोज करिए कोई ट्रायंगल है, देखिए ट्रायंगल का आपका ये 3 वर्टिसेस हुआ, और इसका पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर मतलब अब समझ में आता है ना आप लोगों को क्या होता है। एक बड़ा बढ़िया कमाल का चीज दिखते जा रहा है, सेंट्रॉइड क्या होगा इसका। देखिए इसका सेंट्रॉइड कुछ नहीं होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 हो गया। देखिए हम सब प्रूव नहीं कर रहे, एक ही प्रूफ किए, बाकी उसके रिस्पेक्ट में सब लिखते जा रहे हैं। कितना आसान है, पोजीशन वेक्टर पता है। देखिए इसमें भी तो वही हुआ था ना, एम बी प्लस एन ए बाई एम प्लस एन, फाइनल तो वही रिजल्ट आया। तो यानी कि कहीं पर भी इस तरह का पोजीशन वेक्टर होगा तो ये डायरेक्ट रिजल्ट मिलते जाएगा। तो अगर जरूरत पड़ता है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर है, और ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है, बस छोटा मोटा बात अगर आपको ध्यान है तो आराम से आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई एक पैरेललोग्राम है, उसके पास आपको 4 वर्टिसेस है, और चारों का मान लीजिए आपको पोजीशंस दिया हुआ है चारों का। हाँ, बोलने का ये मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका डी है। तो बहुत सिंपल है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये पार्ट क्या होगा तो आप क्या लिखेगा, a प्लस सी बाई 2 एंड b प्लस डी बाई 2। तो अल्टीमेटली a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस डी। हो गया, मतलब ये हम आपको सिर्फ इसलिए दिखा दे रहे हैं कि आप देख लीजिए, इस तरह का ज्योमेट्रिकल चीज बहुत आसानी से हो जाता है, पोजीशन वेक्टर होता है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम होता है। तो अलग से कुछ आपको नहीं ज्यादा दिमाग लगाना है। चलिए इसमें एक दो छोटा मोटा क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। और एक बात जान लीजिए, जो भी कंसेप्ट हम आपको दे रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वेक्टर को समझने के लिए। आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, सपोज हम क्यों सेक्शन फार्मूला सीखें, अभी थोड़ा बहुत समझ में आएगा। मान लीजिए कोई एक वेक्टर है जो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, then prove that ABC are collinear where lambda belong to R। कोनिटी का क्या कंसेप्ट होता है, पहले वो सोचते हैं। बोलता है कि ये जो आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन सी इज इक्वल टू
1 माइनस लैम्डा ए प्लस लैम्डा। प्रूफ करें कि एबीसी कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब कि एक ही लाइन पे आ जाना, ये मतलब होता है। तो अब एक चीज ध्यान से देखिए, तो C इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी पाई 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा। देखिए तो लिख सकते हैं इसको, नीचे से लैम्डा लैम्डा कैंसिल करोगे तो ऐसा आ जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा फील आ रहा है कि अगर मान लीजिए ए है और ये बी है, तो सी इसके बीच में कोई इंटरनल डिवीजन है तभी ना होगा। मतलब 1 माइनस लैम्डा ये होगा और लैम्डा ये होगा। देखिए तो 1 माइनस लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी बाई दिस प्लस दिस। तो इससे ये बात साबित हो गया कि ये लोग कोलिनियर है। साबित हुआ। देखिए तो किस रेशियो में ये है, 1 माइनस लैम्डा बाई लैम्डा रेशियो में डिवाइड कर रहा है, डिवाइड internally. C is equal to 1 minus lambda A plus lambda B, then prove that ABC are collinear. देखिए सेक्शन फार्मूला का यूज कहां पे हुआ, कैसे यूज किया गया, क्वांटिटी को प्रूफ करने में इसको यूज कर लिया गया। बड़े आगे, ठीक है। सो ABC आर कोलिनियर, ABC आर कोलिनियर। चलिए ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ लैम्डा if C lies between A and B। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता था कि लैम्डा का क्या वैल्यू होगा जब C आपको A और B के बीच में हो। देखिए ऐसे भी C A और B के बीच में दिख ही रहा है। तो शायद आप पढ़े होंगे कि इंटरनल डिवीजन में जो रेशियो होता है ना वो पॉजिटिव होता है। तो अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो रिजल्ट आएगा कुछ ऐसा, रिजल्ट आएगा लैम्डा बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में। अरे ये किससे सॉल्व किए, इससे सॉल्व कर लिए ना। ये 0 और ये 1, 2 ले लो तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लैम्डा कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में। तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ लैम्डा इफ C लाइज बिटवीन A एंड B। एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे बन सकता था। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन है कि इफ XA प्लस YB प्लस ZC is equal to 0 and X plus Y plus Z is equal to 0, where XYZ are scalar. Prove that. Then prove that ABC are collinear. A, B, C are collinear. ABC are collinear. चलिए बढ़ते हैं। देखिए XA plus YB plus ZC is equal to 0 and X plus Y plus Z is equal to 0 where X, Y, Z are a scalar. Then prove that ABC are collinear. सॉल्यूशन में आते हैं हम।
क्या दिया हुआ आपको, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 0 एन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये स्केलर है, जैसे 2 5 7 कुछ होगा और वो तीनों का सम बता रहा 0 है, तो प्रूव करें कि ये कोलिनियर होगा। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख सकते थे क्या, एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू माइनस जेड सी। अच्छा देखो, तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। तो आप लिख सकते हो उसको एक्स ए प्लस वाई बी माइनस जेड की जगह पे लिख सकते हो एक्स प्लस वाई सी। कल डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएगा, इसको आप यहां नीचे ले आओ, एक्स ए प्लस वाई बी बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी। ये कुछ दिख रहा है आपको, क्या है, ये आपको कुछ ऐसा दिख गया क्या, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, आ गया। देखो तो, एक्स ए प्लस वाई बी बाई एक्स प्लस वाई, लिख सकते हैं यहां से एबीसीआर कोलिनियर, एबीसीआर। मेरे कंसेप्ट को कैसे यूज किया जा रहा है, एबीसीआर कोलिनियर, मिटा दे, सीख गए। ऐसे एक कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में एक कंसेप्ट था, वो इसका शायद लिख लीजिए एक कंसेप्ट थोड़ा सा, कि इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल HGO आर कोलिनियर। HGO होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, HGO जो होता है वो कोलिनियर होता है। HGO क्या है, हम लिखते रहे यहाँ पे H, ठीक है, G और O, G और O। G होता है आपका सेंट्रॉइड, पहले भी आप मिले उससे, ठीक है। H होता है आपके पास ऑर्थो सेंटर और O होता है आपका सरकम सेंटर, और ये G जो होता है इसको 2:1 में बांटता है। ठीक है, चल देखते हैं, ये समझ में आ गया। अच्छा, इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन करके फिर निकल जाता है आगे। क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि इफ सरकम सेंटर इज ऑरिजिन, क्वेश्चन है कि इफ सरकम सेंटर इज ऑरिजिन देन फाइंड ऑर्थो सेंटर। बहुत अच्छा कंसेप्ट देखा जाए तो चलिए हम बना भी देते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। ABC है, मान लीजिए यहाँ पे A है सपोज, ये B है और ये C है। क्या बोलता है, इफ सरकम सेंटर इज ऑरिजिन देन फाइंड ऑर्थो सेंटर। ध्यान देने वाला बात है, सरकम सेंटर को आपको क्या बोलो, ऑरिजिन बोल रहे हो, मतलब आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा कहीं पे, OA OB OC ऐसा कुछ होगा। सरकम सेंटर आपका ऑरिजिन है, सरकम सेंटर जो आपका ऑरिजिन है, और ऑर्थो सेंटर आपको निकालना है।
निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे सेंट्रॉइड क्या होगा, अगर एबीसी आपके पास ये दिया हुआ है, समझिएगा बात को, एबीसी दिया हुआ है तो सेंट्रॉइड क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा ए प्लस बी प्लस, सिखाए थे याद आपको। और सरकम सेंटर आपको बोला है कि ओरिजिन है, और ये 2:1 में बट रहा है, तो ये ऑर्थो सेंटर आपसे नहीं निकलेगा। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मतलब यहां भी काम आएगा वेक्टर्स में कुछ जगह पे, और ये काम आएगा एक्चुअल में जब आप कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कई जगह पे काम आएगा। ठीक है, HGO। क्वेश्चन था सरकम सेंटर अगर ओरिजिन होगा तब आप ऑर्थो सेंटर पता करिए। तो ये बात हम किस पर कर रहे हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल पे बात कर रहे हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल पे अगर हम ये मान लें कि इसका पोजीशन वेक्टर ABC है, तो दैट केस में सेंट्रॉइड A प्लस B प्लस C/3 तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो हम सिखाए थे थोड़ी देर पहले, इसलिए यही सब क्लियर सिखाया। और ये आपका 0 है, ये आपका 0 है, और ये 2:1 में बांट रहा है, तो निकल जाएगा आराम से। 2 इंटू इतना, इसको x मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना होगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू x बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 3। ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये तो आपका 0 हो गया, तो x कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। यानी कि जब जब, समझिएगा, जब जब आपको आपका सरकम सेंटर ओरिजिन होता है, तब तब आपका जो ऑर्थो सेंटर होता है साइड का सम हो जाता है। रिपीट अगेन, जब जब सरकम सेंटर आपका ओरिजिन होता है, ठीक है, तब तब आपका ये जो ऑर्थो सेंटर है वो क्या होता है, साइड का सम हो जाता है। ये यहां भी काम आएगा, वहां भी काम आएगा। ठीक है, ओके। देखिए अभी जो कंसेप्ट हम लोगों के पास है वो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बचा हुआ है, एक कंसेप्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अब जो बात करने जा रहे हैं, टाइम है नहीं, आप लोग भाग जाते हैं 1.5 घंटा के अंदर ना, दिक्कत ये भी एक तो है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग, बोलिए बोलिए बोलिए, डॉट पर स्टार्ट कर देंगे। हाँ ओके, चलिए। अच्छा ये 3 कंसेप्ट आप समझते हैं, अब इसका बहुत यूज होने जा रहा है। एक आप ले लो कोप्लेनर, ठीक है, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। आगे का जो कंसेप्ट है ना वो पूरा इस पे टिका हुआ है, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर और कोप्लेनर। कोलिनियर आप लोग समझते हैं, ठीक है। वेक्टर में 2 वेक्टर कोलिनियर कब होता है, वेक्टर में 2 वेक्टर कोलिनियर तब होता है जब वो लाइक वेक्टर होता है। जबकि हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि कोलिनियर का मतलब ये होता है कि भाई एक ही लाइन पे आ जाए, बट हम लोगों को पता है कि इसको अगर हम शिफ्ट करेंगे तो वो एक ही लाइन पे आ जाएगा। तो यानी कि अनलाइक वेक्टर भी जो हमारा होता है, अनलाइक वेक्टर भी आपका क्या होता है, कोलिनियर होता है, अनलाइक वेक्टर। और इन दोनों में जो एंगल्स बनता है वो या तो 0 डिग्री बनता है या तो पाई बनता है। वेक्टर में आप पैरेलल रहने पे आप ये बात बोल सकते हैं। तो अगर ये वेक्टर मान लीजिए कि ए है और ये बी है, तो ए इज इक्वल टू आप लैम्डा भी बोल सकते हैं। अगर इस तरह का एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि ए और बी आपका कोलिनियर। अगर सेम डायरेक्शंस होगा तो लैम्डा पॉजिटिव होगा, और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो लैम्डा दैट केस में नेगेटिव हो जाएगा। नॉन कोलिनियर क्या होता है, नॉन कोलिनियर मतलब जिसमें 2 वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो आपका 0 या पाई नहीं बनेगा, ठीक है, कोई और एंगल बनेगा।
और इसमें हम ए को बी के रेस्पेक्ट में नहीं लिख सकते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा लिखेंगे तो इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ए को हम बी के कंपोनेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, ए को बी के कंपोनेंट में लिख सकते हैं और बी को ए के कंपोनेंट में लिख सकते हैं। और ये जो हम लोग पढ़ेंगे, जो डॉट प्रोडक्ट जो आप पढ़ते हैं ना, वो वही है, जो डॉट प्रोडक्ट आप लोग पढ़ते हैं वो एक्चुअल में यही कंसेप्ट है, कंपोनेंट का कंसेप्ट है, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है डॉट प्रोडक्ट का यही होता है, ठीक है। और ये नॉन कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर में जो एंगल है वो 0 और पाई नहीं हो सकता है, सिंपल सा बात। अब हम आते हैं कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पे, एक ही प्लेन पे, अगर एक प्लेन पे दो वेक्टर है, ठीक है, एक प्लेन पे अगर दो वेक्टर है किसी भी टाइप से, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है। तो कोप्लेनर में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कल भी बोले तब बात, if A and B are non-collinear vectors and XA plus YB is equal to 0, then prove that X is equal to Y is equal to 0. This is very important. इसको आप ठीक से पढ़िए। कोप्लेनर हम लोग आगे अली करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पर, और दो वेक्टर मिलके कभी भी एक प्लेन क्रिएट कर सकता है। देखिए प्लेन हो गया। देखिए एक्चुअली हम लोग के दिमाग में बहुत सारा भूसा भरा हुआ है पहले से, ठीक है, जो बचपन से 7-8 क्लास से हम लोग को डाला गया है। हम लोग जनरली प्लेन का मतलब क्या समझते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इससे जो सरफेस तैयार हो रहा है वो प्लेन हो गया। प्लेन किसी भी तरह का, ऑब्लिक भी हो सकता है, दो दो लाइन एक दूसरे को काट दिया, एक प्लेन तैयार कर दिया, और दो वेक्टर कभी भी आपको प्लेन बना देगा, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, ये भी प्लेन बनेगा, ऐसा नहीं कि प्लेन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जो दो वेक्टर होता है वो मिलके एक प्लेन बनाता है। और वेक्टर के साथ तो बहुत अच्छा बात है, एक वेक्टर यहाँ है एक वेक्टर यहाँ है, तो क्या किए, इसको ऐसे से उठाए उठाए उठाए, डायरेक्शन नहीं बदले, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, यहाँ पे लाके चिपका दिए, लीजिए प्लेन बन गया। वेक्टर के साथ तो और भी बहुत अच्छा बात है, ठीक है। तो हम लोग तो वेक्टर के बारे में कितना अच्छा बात बोलते हैं पता है, कि स्पेस में, सुनिएगा बहुत काम की बात है, स्पेस में कोई भी दो वेक्टर एक प्लेन क्रिएट कर सकता है स्पेस में, समझ रहे हैं। एक तो यहाँ पड़ा हुआ है, एक तो फ्रांस में पड़ा हुआ है, ला के दोनों को चिपका दिए। वेक्टर में ये कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन फ्रांस में पड़ा हुआ है एक लाइन इंडिया में पड़ा हुआ है, वो प्लेन नहीं तैयार कर पाएगा, क्योंकि फ्रांस वाला बोलेगा हम अपना पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, उसके पास तो मैटर है ना, पॉइंट है, उस पर लाइन पे पॉइंट है, वो तो हटेगा ही नहीं ना। लेकिन वो उधर वाला बोलेगा हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, खाली डायरेक्शन नहीं बदलेगा, ऐसे 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 होते हुए आ जाएगा, और यहाँ पे आगे चिपक गया, लीजिए बन गया, एक तो आपको सरफेस क्रिएट कर दिया, एक प्लेन क्रिएट कर दिया। तो दो वेक्टर कभी भी, स्पेस दिमाग में डाल लो, दो वेक्टर एक प्लेन कभी भी क्रिएट कर देगा, स्पेस में कहीं पर भी पड़ा रहे एक प्लेन क्रिएट कर देगा, लेकिन ये काम लाइन नहीं कर सकता है। लाइन को करने के लिए उसको एक ही प्लेन में रहना जरूरी है, तब होता है, ठीक है। खैर वो तो आगे की बात है। फिलहाल यहाँ भाई, if a and b are non-collinear vectors and xa plus yb is equal to 0, then prove that x is equal to y is equal to 0। देखिए इसको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफी है, इस पे बात किया जा सकता है। अच्छा, ए और बी नॉन कोलिनियर, ध्यान देगा, शुरुआत हुआ है, ए और बी नॉन कोलिनियर है। चलिए तो हम यहां से आए, एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अच्छा, एक्स ए इज इक्वल टू माइनस वाई बी लिख सकते हैं, तो आप ए को क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स बी लिख सकते हैं। अच्छा ये कब होता है, याद है आपको, ऐसा कब होता है,
ऐसा देखिए ना, सम स्केलर से मल्टीप्लाई है कुछ, इसीलिए अभी हम ये बात बताए थे आपको थोड़ी देर पहले। देखिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये कुछ स्केलर है, माइनस प्लस छोड़ दिए, स्केलर है। तो भाई ये कब होता है, जब ये ए और बी कोलिनियर हो, पैरेलल हो, पैरेलल हो, कोलिनियर हो, तब है। यहाँ पे क्या लिखा है, ए और बी क्या है, नन कोलिनियर है। तो आप खुद सोचो, अगर ये वाला जीरो नहीं हुआ, मान लीजिए ये जीरो नहीं हुआ, ये दोनों, ये लॉजिकल क्वेश्चन था, अगर हम ये जीरो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा। तो अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा तब तो ये कोलिनियर हो जाएगा। तो इसको नन कोलिनियर बनने के लिए जीरो होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब हो गया प्रूफ, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसमें कोई एक को भी जीरो करोगे तो हो जाएगा, मतलब आप ये ले लो, ये एक्स ए है, ये वाई बी है और ये जीरो है। अगर मान लो तुम x को ही जीरो कर लो, पुट x इज इक्वल टू जीरो, तो y भी जीरो हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, नन कोलिनियर वेक्टर है, तो b तो कोई ना कोई वेक्टर होगा ना, नन कोलिनियर वेक्टर बोला तो कोई ना कोई वेक्टर होगा। तो ये वाला मतलब ये जीरो नहीं होगा, y इंटू बी अगर जीरो है तो ऑफकोर्स ये नन कोलिनियर है, तो ये तो जीरो नहीं होगा, तो ऑफकोर्स y को जीरो होना पड़ेगा, तो इसलिए y भी जीरो। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ओके, एक और बता दें। चलो नहीं, देखो सा चीज है, इसको पहले समझो। ये क्वेश्चन है, इफ a and b are non collinear vectors and xa plus yb is equal to 0, then prove that x equal to y is equal to 0। ये क्वेश्चन है। तो हम लोग के पास क्या है, a और b नन कोलिनियर है, और ये दो चीज दिया है इंफॉर्मेशन में, एक नन कोलिनियर और ये एक स्टेटमेंट दिया है। तो प्रूफ करने बोला कि x इक्वल टू y इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम लोग क्या किए, इसको लेकर चले, और हम क्या किए, इसको ऐसे लिख सकते थे। तो जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व किए तो a है, b के टर्म में आ गया। तो a जब b के टर्म में आएगा तो इसका मतलब कि a पैरेलल टू b होगा, a b के पैरेलल होगा, ऐसा होगा। मतलब इसको बाद में हम बोल सकते कि कोलिनियर भी है। तो इसका मतलब कि यहां से जो प्रूव होके आ जा रहा है, अगर x और y जीरो नहीं होगा तो उस केस में a और b क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट से साफ दिख रहा है कि a एंड b आर कोलिनियर, बट गिवन आपको है कि a एंड b आर नॉन कोलिनियर, ये दिया हुआ है आपको। इसका मतलब है कि नॉन कोलिनियर तभी पॉसिबल है जब ये जीरो होगा, क्योंकि अगर ये लोग बचेगा तो पक्का कोलिनियर बना देगा। तो इसलिए नॉन कोलिनियर होने के लिए x और y को जीरो होना जरूरी है, और अगर एक भी जीरो हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये प्रूफ हो गया। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में इसके जरिए सॉल्व होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है कंसेप्ट, यहीं तक छोड़ दें, नेक्स्ट डे फिर हम कल बात करते हैं इसके आगे, है ना। चलिए यहीं तक रखते हैं, ओके। आधा घंटा जल्दी बीत गया नहीं।